तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, आज से थोड़ी बहुत पढ़ाई चालू करेंगे अपन। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें जो आपने वैसे फाउंडेशन में पढ़ी थी बट उतने डीप में नहीं बताई गई थी। ये कंपनी लॉ आने का मकसद क्या है ये हमको समझना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, जब भी हम कोई भी कानून समझते हैं उसका अगर आपको बैकग्राउंड पता है तभी आपको कानून अच्छे से समझ में आएगा। तो हमको भी ये कानून लाने के पीछे मकसद क्या है वो बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है। व्हाट वाज द पर्पस कि ये कानून लाया गया। तो पहले भी तो कानून था ही, 1956 का एक कानून था। तो उसके बावजूद हमको क्यों जरूरत महसूस हुई कि एक नया कानून चाहिए। तो जरूरत इसीलिए महसूस हुई क्योंकि 2008 में एक बड़ा सा फ्रॉड हो गया था। सत्यम का एक स्कैम हुआ था, सत्यम का घोटाला, जिसके बाद हमको लगा कि अब एक नए कानून की जरूरत है। पहले का जो कंपनीज एक्ट था ना वो क्या करता था, कंपनी में क्या होता है, लोग होते हैं जो लोग कंपनी का निर्माण करते हैं, जैसे ये लोग हैं। इन लोगों ने कंपनी का निर्माण किया, पैसा लगाया, इनको हम मेंबर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। इन लोग जब कंपनी का निर्माण करते हैं, कंपनी बिजनेस करती है और बाहर वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, आउटसाइडर्स के साथ। पहले का कंपनी लॉ बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करने की बात करता था, लेकिन जो सत्यम का घोटाला हुआ उसमें अलग ही हो गया। उसमें क्या हुआ, उसमें इनके ही साथ फ्रॉड हो गया। इसका जो एमडी था, रामलिंगम राजू करके एक व्यक्ति था, उसने धोखाधड़ी कर दिया इनके ही साथ, जो मेंबर्स हैं इन लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई और इन लोगों को चीट कर लिया गया। बुक में प्रॉफिट बताया गया, P&L जब इसका बनाया गया इसमें बहुत सारे प्रॉफिट्स बताए गए। जो लोन लिया था इन्होंने, वो लोन को इन्होंने एज रेवेन्यू बता दिया, जबकि लोन जो है बैलेंस शीट में जाना चाहिए, बट उन्होंने P&L में लेके आ गया। और इसका जब रीपेमेंट की बात आई तब जाके फ्रॉड वगैरह सामने आए, तब तक तो फ्रॉड सामने भी नहीं आए थे। यहाँ पे प्रॉफिट्स बढ़ते गए, शेयर के भाव बढ़ते गए। जब कन्फेस किया इसने, एकदम से शेयर के भाव गिर गए। उसने कन्फेस किया कि मैं इतने साल से फ्रॉड कर रहा हूं, बहुत सारे बुक्स में एंट्रीज गलत की गई है। तो ऐसे केस में जब इसको पता था, इसके साथ और भी लोगों को तो पता रहा ही होगा, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री वो खुद थोड़ी करता है। अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए तो अकाउंटेंट को उसने बोला होगा कि ये एंट्री करो, इस प्रकार से ट्रांजेक्शन्स करो। अब अगर ये चीज पहले से बता दी गई होती तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि जिस जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को पता है, उसने अगर पहले से ही बता देता पब्लिक को तो इतना बड़ा फ्रॉड ही नहीं हो पाता। तो इसीलिए नया जो कानून है ना वो इसी के बारे में चर्चा करता है कि इनको भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। पुराना कानून सिर्फ इनके प्रोटेक्शन की बात करता था। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो कि पहले सोची भी नहीं गई थी। जैसे 1956 में जब पुराना कानून था तब कंप्यूटराइजेशन वगैरह जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी, बट अब कंप्यूटराइजेशन हो गया है, सब चीज ऑनलाइन फाइलिंग होती है। तो इसीलिए शेयर्ड है ना। हाँ, एक सेकेंड मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी। 1 सेकेंड। तो मैं बता रहा था कि पहले का जो फ्रॉड होते थे वो कैसे होते थे। पहले फ्रॉड्स होते थे बाहर वालों के साथ धोखाधड़ी हो जाती थी, आउटसाइडर्स के साथ। बट अब जो नया कानून बनाया गया वो इनको प्रोटेक्ट करने के हिसाब से भी बात करता है। सो P&L में प्रॉफिट्स इन्फ्लेट किए गए थे, बहुत सारे रेवेन्यू बताए गए थे जो एक्चुअल में रेवेन्यू था ही नहीं, और वो रिसिट्स के कारण यहाँ प्रॉफिट बढ़ता गया। अब इसको प्रॉफिट ज्यादा बताया तो शेयर के भाव बढ़ते गए। जब इसने कन्फेस किया तो एकदम से शेयर बाजार टूट गया, शेयर के भाव कम हो गए। इनफैक्ट बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया था, इतना बड़ा फ्रॉड था वो। फिर इसके बाद एक नए कानून की आवश्यकता महसूस हुई और इसीलिए 2009 में ही पहली बार 2013 का जो कानून बना है इसका ड्राफ्ट बन गया था। तो 2008 में फ्रॉड हुआ, 9 में ड्राफ्ट भी बन गया था कि नया कानून ऐसा ऐसा रहेगा। वो फिर पास होते होते उसमें चेंजेस करके 2013 में प्रॉपर एक्ट बना। तो इसके पहले ड्राफ्ट तो 2009 से ही बनना चालू हो गया था, क्योंकि 2008 के फ्रॉड के बाद हमको जरूरत थी। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि पुराने कानून में नहीं थी, जैसे कि ऑनलाइन फाइलिंग वगैरह, ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो ऑनलाइन क्योंकि उस टाइम सोचा ही नहीं था, 1956 में तो कंप्यूटराइजेशन ही नहीं था, तो ऑनलाइन की तो बात ही नहीं आती। तो इसीलिए अमेंडमेंट हुए थे बहुत मेजर सन 2000 में, 1988 में मेजर अमेंडमेंट्स किए गए थे पुराने कंपनीज एक्ट में। अब उनको जोड़ के एक नया कानून बनाया गया 2013 में। तो इसका जो पर्पस है, नीड क्या थी, ये हम एक बार शॉर्ट में देख लेंगे कि क्या क्या जरूरत थी जिसके कारण ये बनाया गया।
और इसके पीछे का बैकग्राउंड भी हमको यहाँ पे थोड़ा समझना है। तो एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहली चीज, टू कंसोलिडेट, पुराना जो कानून था, जैसा कि मैंने बताया ये बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए थे इसमें। तो 1956 का तो एक्ट था ही, इसके अलावा इसमें अमेंडमेंट हुए थे 1988 में, सन 2000 में मेजर अमेंडमेंट, और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। ये सबको जोड़ के एक नया कानून बनाया गया। तो कंसोलिडेट करने का मतलब ही है सबको जोड़ना। तो जो एक्ट बिखर गया था, अलग अलग टुकड़ों में था, उसको जोड़ के एक नया कानून बनाया गया एंड देन उसको अमेंड किया गया। तो कंसोलिडेट भी किया एंड अमेंड भी किया लॉ रिलेटिंग टू दी कंपनीज। तो कंपनीज से रिलेटेड जो कानून है उसको जोड़ना और उसको अमेंड करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है वो चेंज हो चुका है। जैसे कि पहले तो ऑनलाइन की बात ही नहीं होती थी, ये सिर्फ देश में ही नहीं, इंटरनेशनल भी, ग्लोबलाइजेशन भी बहुत हो गया। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, इतना आसान नहीं था ट्रेड वगैरह करना। आजकल फॉरेन ट्रेड इतनी आम बातें हो गई है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं कंपनीज एक्ट में। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से, जैसे ऑनलाइन फाइलिंग भी एक इसी का प्रकार है। तो पहले ऑनलाइन फाइलिंग पहले के जमाने में नहीं हुआ करती थी, बट अब कंपनीज एक्ट में तो एक भी चीज आपको ऑफलाइन जाके देना ही नहीं पड़ता, हर चीज ऑनलाइन है। कोई भी चीज आपको ऑफलाइन फाइलिंग नहीं करना पड़ता। इवन आपको एक सिंपल सा फॉर्म भी अपलोड करना है तो आप उसको ऑनलाइन ही अपलोड करते हैं। तो आपको वहां पे विजिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एमसीए में जाना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आरओसी के पास आपको सब ऑनलाइन ही फाइल करना है, कभी आपको ऑफिस में विजिट नहीं करना पड़ता। तो ये सब चेंजेस लाए गए। इसके अलावा टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए भी बहुत जरूरी है कॉर्पोरेटाइजेशन। जैसे कि एक 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया गया, अकेला व्यक्ति भी चाहे तो वो अब कंपनी बना सकता है। तो पहले के कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। भले ही इंग्लिश लॉ में, इंग्लैंड में ये 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, 100 साल से ओपीसी का कॉन्सेप्ट वहां चला आ रहा है। तो यहाँ पे नए कंपनीज एक्ट में पहली बार लाया गया। मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कॉर्पोरेट फॉर्म बना के बिजनेस करें। इसीलिए आप देखोगे इवन इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट है। कंपनी को अलग टैक्स रेट है, पार्टनरशिप को डिस्करेज करते हैं हम, कंपनीज को हम एनकरेज करते हैं। कंपनीज को टैक्स बेनिफिट्स भी रहेंगे, 25% के टैक्स देंगे, पार्टनरशिप को 30% दे दिया। तो पार्टनरशिप को हम लोग डिस्करेज करना चाहते हैं और कंपनीज को एनकरेज करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म एनकरेज करना चाहते हैं। इससे एक फायदा यह भी होता है कि रेगुलर डिटेल्स भी फाइल करते रहते हैं अपन, तो सरकार के पास पूरी डिटेल मेंटेन होती है, कितनी कंपनीज है, क्या काम कर रहे हैं, ये सब चीजें उनके पास आते रहती है। तो इससे एक इकोनॉमी भी ग्रो होती है। अब इकोनॉमी कैसे ग्रो होती है, तो एक्चुअली में इकोनॉमी कॉर्पोरेटाइजेशन से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। जैसे समझो कोई भी एरिया का डेवलपमेंट करना है तो सरकार क्या करती है, वहां पे एसईजेड वगैरह निर्माण कर लेती है। मेन एम क्या है कि वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज आए जिससे जॉब क्रिएट्स हो। जैसे समझो नागपुर है, नागपुर में एक एसईजेड बना लिया हमने मिहान में। अब ये जो एसईजेड है, यहाँ पे हम लोग कंपनीज को इनवाइट करेंगे। मान लो एक कोई प्रोडक्शन करने वाली कंपनी आ जाती है, समझो मारुति उद्योग ने अपना एक प्लांट नागपुर में चालू कर लिया। तो इससे क्या होगा, ये पूरा एरिया का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगे, लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो जॉब्स का क्रिएशन होगा, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, रोड्स वगैरह, थोड़े ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये सब इंप्रूव होती जाएगी। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं। साथ ही साथ डायरेक्ट बेनिफिट तो है ही, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। जैसे ही एक बड़ी कंपनी आई, समझो मारुति आ गई, तो इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं ये भी अपने यहाँ पे प्लांट चालू कर लेती हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज जितने करीब रहेगी मेन कंपनी से, उनके प्रोडक्ट्स उतने ज्यादा बिकेंगे। क्योंकि मारुति वाले जो हैं ये लोग सब चीज नहीं बनाते, इन लोग सिर्फ इंजन और चेसिस बनाते हैं, ये दो ही चीज बनाते हैं। बाकी की सब चीजें जो होती है ना, ये सब चीज बाहर से खरीदी जाती है। जैसे टायर्स वगैरह हैं, तो टायर्स कोई सीएट के टायर्स खरीदेंगे, अपोलो के खरीदेंगे, एमआरएफ के खरीदेंगे, तो उनसे टायर्स खरीद के मारुति में लगाते हैं। कभी आप मारुति की कार में मारुति के टायर नहीं देखोगे, तो ये दूसरी कंपनी के होते हैं। उनको लैम्प्स खरीदना है तो बॉश के लैम्प्स खरीद के लेके आ जाएंगे, फिर उनको ग्लास खरीदना है तो सेंट गोबिन से लेके आएंगे। तो ये सब चीजें ये दूसरों से लेके आते हैं। ऑटो एंसिलरीज, बैटरीज है तो वो एक्साइड है, हमारा राजा है, तो ये बैटरीज से लेके आएंगे। तो बैटरीज भी खुद की नहीं रहेगी, तो ये सब लोग भी अपने आसपास आ जाएंगे। तो जैसे ही नागपुर में एक इंडस्ट्री आई, उससे रिलेटेड बाकी इंडस्ट्री आती है, इससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है उस पूरे एरिया का।
तो इसीलिए एसईजेड का कॉन्सेप्ट दिखता है आपको, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो होती हैं, ईओयूज, तो वो सब का कॉन्सेप्ट इसीलिए है ताकि वहां पे इंडस्ट्रीज आए, वहां से बिजनेस करें। इनको टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, बहुत सारे लीगल कंप्लायंस से भी वेव किया जाता है, बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट होते हैं, सस्ते दाम में इनको बिजली मिलती है, पानी मिलता है। तो ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि ये लोग और इंडस्ट्रीज बनाएं। तो इससे जो लोग सप्लाई करते हैं वो भी आएंगे और जॉब्स क्रिएट होंगे। उन लोग की इंडस्ट्री जितने पास होगी नागपुर के, उतना ज्यादा जॉब्स क्रिएशन अपने लिए भी होगा और इन लोग को भी फायदा होगा। साथ में ये जब बेचेंगे तो यहाँ पे और डीलर्स वगैरह हैं, इन लोग भी आगे गुड्स बेचेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। तो इजी हो जाती है चीज डेवलप करना, पूरा एरिया डेवलप करना, जब कॉर्पोरेट्स बिजनेस करते हैं। तो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस को इसलिए बढ़ावा दिया जाता है कि वो बड़े पैमाने पर बिजनेस कर सकें। तो मेन एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमी, एक्सेलरेट द एक्सपेंशन इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इसके लिए हमने कॉर्पोरेटाइजेशन को और बढ़ावा दिया है। इसीलिए आपको न्यू कंपनीज एक्ट में ऐसे और भी बेनिफिट्स दिखेंगे जिसमें कॉर्पोरेट्स हैं तो उनको और बहुत सारे लीगल कंप्लायंस से बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें उनको इजीली कर सकते हैं, जैसे स्टार्टअप वगैरह हैं। तो स्टार्टअप में कॉर्पोरेट फॉर्म सबसे इजी तरीका होता है, कंपनी बना के आप स्टार्टअप करो, वो सबसे बेटर तरीका होता है। तो अपन ये भी देखेंगे थोड़ा, ये हम सिर्फ रीजन देख रहे हैं, इनको हम डीप में समझेंगे। ये चीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको आगे कानून समझना बहुत आसान हो जाएगा। इंक्रीज दी अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। तो जो भी आंसरेबिलिटी होती है, आंसरेबिलिटी मींस जब कोई गलत हो रहा है तो हमको आंसर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे समझो हमने कोई डिसीजन लिया जिससे सोसाइटी का नुकसान हो गया, तो हमने आंसर करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजन के लिए हम जिम्मेदार हैं, और अगर ये डिसीजन गलत होता है तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि भरपाई करके दो, समाज को जो भी नुकसान हुआ है वो कॉम्पेंसेट करके दो। तो अकाउंटेबिलिटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। तो जो भी डिसीजन हम लेते हैं, डिसीजन हमारे समाज के प्रति होना चाहिए। इससे ही रिलेटेड एक और नया कॉन्सेप्ट फिर लेके आए हैं, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले कंपनी सिर्फ पैसा कमाने पे फोकस करती थी, कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का फायदा हो रहा नहीं हो रहा, समाज में क्या हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं, हमारा काम है पैसा कमाना। जिसमें बेस्ट एक एग्जांपल है कोका कोला कंपनी का। कोका कोला कंपनी हर जगह अपने प्लांट चालू करती थी और 1 लीटर कोका कोला के लिए 5 लीटर पानी यूज करते थे, और वो पूरा ग्राउंड वाटर लेवल यूज करते थे। जब वो पर्टिकुलर एरिया में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता था तो वो वहां से प्लांट बंद कर देते थे, दूसरी जगह चालू करते थे। तो इससे उनका तो प्रॉफिट बढ़ता था, लेकिन तकलीफ जाती थी वहां के रहने वाले निवासियों को, उनके लिए पानी नहीं बचता था, वहां के खेत जो होते थे वो उपजाऊ नहीं होते थे, तो सब दिक्कतें चालू होने लगी। इसीलिए फिर सरकार का बोलना था कि बेहतर ये होगा कि आप अगर कोई रिसोर्सेस सोसाइटी से लेते हैं तो यू शुड पे बैक टू द सोसाइटी एज वेल। आपकी जिम्मेदारी होती है सोसाइटी को वापस करना चाहिए ये चीज। तो ये सीएसआर का एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जो पुराने कंपनीज एक्ट में नहीं हुआ करता था। तो ये सेक्शन 135 है, अपने को ये पढ़ना है, तो ये सब अपने कोर्स में रहेगा। फिर सिंप्लीफाई लॉ एंड रेगुलेशंस, लॉ को काफी सिंप्लीफाई किया, एक प्रकार की चीजें एक जगह लेके आए और सेक्शन नंबर्स भी कम हो गए। तो पुराने कंपनीज एक्ट में 600 सेक्शंस हुआ करते थे, अभी आपको सिर्फ 450 470 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। तो कंपनीज एक्ट में रिड्यूस सेक्शंस हैं, तो सेक्शंस पुराने कंपनीज एक्ट में खूब सारे सेक्शंस हुआ करते थे। तो ये एक सिंप्लीफाई किया गया है थोड़ा सा कानून। स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, माइनॉरिटी का क्या मतलब है, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे निवेशक हैं। कई बार क्या होता है, जो कंपनी काम करती है इसमें डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द शेयर होल्डर्स। तो आपको ये तो पता ही है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इन लोग कंपनी निर्माण करते हैं, कंपनी का निर्माण होता है और कंपनी का निर्माण करके इसका संचालन दे दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको चलाते हैं। अब जो डिसीजंस है ना वो ये लोग लेते हैं, जैसे इन लोगों का अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर्स का, ये डिसीजन यहां होता है। इनकी जो मीटिंग होती है इसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। तो इन लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग में इन लोग डिसीजंस लेते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट चेंज करना है, हम जो काम कर रहे थे अब हमको थोड़ा ऑब्जेक्ट बदल के दूसरा काम चालू करना है। अब ज्यादातर डिसीजंस क्या होते हैं ना, ज्यादातर डिसीजंस मेजोरिटी से हो जाते हैं, यानी सिंपल मेजोरिटी, दैट मींस 50% से ज्यादा लोग अगर हाँ बोल दें तो डिसीजन पास हो जाता है। कुछ बहुत ही ज्यादा अगर टेक्निकल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो वो भी पास करना है
तो 75% लोगों के रेजोल्यूशन से तो पास हो ही जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। ये सब देखेंगे अपन। तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पे 50% से ज्यादातर डिसीजन हो जाते हैं। दैट मीन्स जितने लोग हैं उनमें से 50% ने हाँ बोल दिया तो डिसीजन हो गया। वैसे ही अगर कोई बहुत फंडामेंटल कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो भी 75% से हो जाते हैं। इससे दिक्कत किनको जाती है? माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को। जैसे मैं हूं, मेरे पास कुछ गिनती के शेयर्स हैं। मेरे पास समझो टीसीएस के शेयर्स हैं, समझो कितने, तो 5000 शेयर्स हैं। 5000 वैसे देखे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अगर आप नंबर से देखो तो 5000 इंटू 3300 रुपए का भाव है, तो 515 1.5 करोड़ होंगे ना, हाँ जो भी है, तो हाँ 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो 1.5 करोड़ के शेयर्स है, बट फिर भी मैं माइनॉरिटी हूँ। माइनॉरिटी क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस से हम नहीं देखते शेयर की वैल्यू। शेयर की वैल्यू तो 5000 रुपए, 10 रुपए का शेयर है यानी 50,000 का शेयर है मेरे पास। लेकिन बहुत सारे शेयर्स, भले ही इतने सारे शेयर्स है उसमें 5000 भी होल्ड कर रहा हूं तो मैं माइनॉरिटी हूं, मैं छोटा शेयर होल्डर हूं। ऐसे केसेस में अगर मैं इतना कम शेयर्स होल्ड कर रहा हूं तो मेरी डिसीजंस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये डिसीजन नहीं होना चाहिए, लेकिन 75% लोग हाँ बोल रहे हैं तो डिसीजन हो गया। मैंने नहीं बोला था तो किसी ने सुना ही नहीं। तो माइनॉरिटी को कई बार सुना नहीं जाता था, तो माइनॉरिटी की बातें नहीं आती थी आगे। कई बार उन लोग कुछ चाहते थे, कुछ करवाना चाहते थे, बट वो नहीं हो पाता था। तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स लाए गए हैं। अब न्यू कंपनीज एक्ट में पहली बार लाया गया है एक एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट ऑप्शन मींस अगर आप सहमत नहीं हैं इन लोगों के डिसीजन से, तो आप चाहते हैं तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा और आप कंपनी से एग्जिट हो सकते हैं। तो एग्जिट ऑप्शन दिया गया। एक एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लाया गया है। ये भी एक्चुअली माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि अगर आप कोई आर्टिकल्स में चेंज करना चाहते हैं तो वो स्पेसिफाइड प्रोविजन चेंज करने को बहुत डिफिकल्ट प्रोविजंस भी आप फॉलो करने को लग सकते हैं। जैसे 90% लोग हाँ बोलेंगे तभी आर्टिकल्स चेंज किए जा सकेंगे, ये आपने पढ़े हैं फाउंडेशन में। तो ये भी एग्जिट ऑप्शन या एंट्रेंचमेंट या माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा सर 75% तो वैसे बहुत होता है, लेकिन 75% में आप अगर बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी की बात करो तो मेजर शेयर होल्डिंग जो होती है ये प्रमोटर्स के पास हो जाती है। जैसे मैंने टीसीएस का एग्जांपल लिया, टीसीएस के 72% शेयर्स प्रमोटर्स के पास है। तो प्रमोटर्स यानी जो बड़े रतन टाटा वगैरह हो गए, इन लोग हैं, इन लोगों के पास ही 72% शेयर्स हैं। तो बाकी जो अपने पास शेयर्स है वो बहुत कम होते हैं। तो उनको तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना है तो खुद इंटरनल लोग और कुछ बाहर के लोग मिल जाएं तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी इजीली पास हो जाता है। तो इसीलिए माइनॉरिटी को कई बार सुना नहीं जाता था, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोविजंस आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो वो अपन जब देखेंगे ना तो आपको देखो क्लिक होगा वो कि मैंने आपको बताया था माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना ये हमारा एम है। तो उसमें कोई पॉइंट में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा इससे माइनॉरिटी प्रोटेक्ट हो रही है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव अगर ध्यान में रहेंगे तो कानून को समझना और आसान हो जाता है। दूसरी जो चीज है विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर यानी सीटी बजाने वाले। तो हाँ, तो चौकीदार सीटी बजाता है ना, जागते रहो सीटी बजाता है। तो चौकीदारी करना ये एक्चुअली सत्यम के घोटाले के बाद ही लाया गया। ऐसे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। वर्ल्ड कॉम का घोटाला सिर्फ भारत में ही नहीं, यूएस में भी घोटाले हुए हैं। वैसे ही एक बड़ा घोटाला हुआ था एनरॉन का। एनरॉन करके एक कंपनी थी यूएस में जो इलेक्ट्रिसिटी में काम करती थी, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट वगैरह, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें भी घोटाला हुआ था। अब ये जो घोटाले हैं इसमें किसी ना किसी को तो पता होगा गड़बड़ हो रही है। सत्यम का घोटाला अपने यहाँ, अब भले रामलिंगम राजू ने किया लेकिन बाकी के लोग भी तो थे उसमें। ऑडिटर्स को तो पता लगा होगा, ऑडिटर ने चेक किया होगा जब बैलेंस शीट पी&एल, उनको समझा होगा ये तो लोन है बट ये पी&एल में दिख रहा है, ये रिसिप्ट बता दी हो आपने, फिर भी उन्होंने आवाज नहीं उठाए। तो वैसे ही जो अकाउंटेंट है उसको पता होगा। वैसे ही जब वर्ल्ड कॉम का केस था उसमें एक एम्प्लॉय थी, एक सिंथिया कूपर नाम की एम्प्लॉय थी, उसको पता था फ्रॉड हुआ है, बट फिर भी उसने आवाज नहीं उठाई क्योंकि उसको डर यह था कि अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो मेरा जॉब चला जाएगा। ऑडिटर्स को डर होगा कि अगर मैं बताऊंगा तो मेरा ऑडिट चला जाएगा। तो एक डर होता है कि हमारा काम चला जाएगा, हमको पैसे नहीं मिलेंगे, इसीलिए लोग आवाज नहीं उठाते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे कानून में इसकी सहायता करने के लिए जो विसल ब्लोअर है, जिनको पता है गड़बड़ हो रही है, उनको लेजिस्लेट करने के लिए, उनको कानूनी सुरक्षा देने के लिए कुछ प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपको पता है कि कोई तो भी फ्रॉड हो रहा है तो आपका काम है आप वो बता दो, तो आप सरकार को बताओ, सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी और आपको भी आश्वासन दिया जाता है
कि आपके ऊपर एक्शन नहीं ली जाएगी, तो कंपनी आपके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती। आप खुद भी फ्रॉड में इन्वॉल्व हो तो भी बताओ, तो ये भी है। जैसे हम खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं और बाकी लोग भी हैं, तो भी हमने इन्फॉर्म कर देना चाहिए। इसमें भी हमको प्रोटेक्शन है कि आपकी सजा हम कम करेंगे क्योंकि आपने गलत चीज बता दी है। तो ऐसा मूवीज में देखे होंगे आपने, कई मूवीज में होते हैं। एक वो मूवी है सीक्रेट गेम, वो ये है सीरीज है, उसमें एक बंटी होता है। बंटी को बोलते हैं एजेंट, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है वो बोलती हैं बंटी तुम सरकारी गवाह बन जाओ, हमारे तरफ से गवाही दो, हम तुम्हारी सजा कम कर देंगे, उम्र कैद के बदले 10 साल की सजा दे देंगे। तो इस प्रकार से उन लोगों को एक बेनिफिट दिया गया, ये इलीगल तरीके से नहीं, ये चीज के ऊपर कानून में प्रावधान होना चाहिए। तो वैसे प्रावधान यहां भी लाए गए कि अगर आपको पता है फ्रॉड हो रहा है, भले आप भी थोड़े बहुत इन्वॉल्व हो, तो भी आप बताओगे तो हम आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये चीजें लाना जरूरी होता है ताकि फ्रॉड छोटे लेवल पे ही बाहर आ जाए, क्योंकि बड़े लेवल पे फिर इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है कि फिर वो मुश्किल होता है छुपाना, और जब डिस्क्लोज होता है तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। जैसे ये जो हुआ था अपना सत्यम का घोटाला, इसमें भी वही था, बहुत लोगों को पता था, अकाउंटेंट हैं या एम्प्लॉयज हैं, इन लोगों को पता था ये गलत चीज हो रही है, फिर भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। अल्टीमेटली सत्यम का फ्रॉड तो खुद रामलिंगम राजू को ही बताना पड़ा, क्योंकि वो इतने बुरी हालत में फंस गया था कि उसको समझ ही नहीं रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसने जो कन्फेशन किया था उसमें इतने भारी शब्दों में लिखा था, इट वॉज लाइक राइडिंग ऑन अ हंग्री टाइगर। तो एक भूखे शेर पे वो सवार है, एंड ही इज नॉट अवेयर हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग ईटन। तो इतना खतरनाक परिस्थिति में फंस गया था, उसको डर लग रहा था अब मैं कैसे उतरूं इससे, इतनी बुरी हालत हो गई। तो छोटे फ्रॉड्स लोग सोचते हैं मैनेज हो जाएंगे, बाद में हम इससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं कई बार, जब वो बलून बर्स्ट होता है तो फिर सब लोगों का नुकसान होता है। तो इसीलिए पहले से ही अगर फ्रॉड पता लग जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये चीज भी इसमें लाई गई कि जो विसल ब्लोअर है, जो चौकीदारी कर रहे हैं या जिनको पता है कि गड़बड़ है, उन्होंने विसल ब्लो करना चाहिए और बताना चाहिए यहां पे गड़बड़ हो रही है। इसके ऊपर कानून में प्रावधान लाए गए हैं। तो ये वैसे आपको फाइनल लेवल पे जो सेल्फ स्टडी वाला मॉड्यूल रहेगा उसमें विसल ब्लोइंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने मिलेगा। तो यहाँ पे इस साल नहीं है। और वैसे आपने पिछले साल अगर एलएलपी को पढ़ा है, कई लोग छोड़ देते हैं, अगर एलएलपी को अच्छे से पढ़ा है तो एलएलपी में भी विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि विसल ब्लो करो अगर आपको पता है कुछ गड़बड़ हो रहा है तो यू विल नॉट बी डीमोटेड, आपके ऊपर एक्शन नहीं ली जाएगी, ये सब के सुरक्षा दी गई है। तो सेम चीज एलएलपी में भी है। फिर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ कंपनी डिस्प्यूट, इसका एक वीडियो भी होगा, अगर होगा तो मैं बताता हूं, सत्यम के घोटाले का एक वीडियो है तो देखेंगे अपन। फिर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ कंपनी डिस्प्यूट्स, भारत में एक बड़ी तकलीफ ये होती है कि तारीख पे तारीख चलते रहती है। हमने देखे सनी पाजी चिल्लाते हैं जज साहब तारीख पे तारीख, तो एक तारीख है, फिर उस दिन डिसीजन नहीं हुआ, अगली तारीख, फिर दूसरी तारीख, ऐसा करके कोर्ट में खूब सारे केसेस पेंडिंग चलते रहते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग है, लेकिन डिसीजंस होने को 10-10 साल 20-20 साल लग जाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि कोर्ट में जाने के बदले हम एक अलग अथॉरिटी बनाएं, और इसीलिए यहां पे एक निर्माण किया गया ट्रिब्यूनल का, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल जो है ये एक प्रकार से कोर्ट जैसा ही होता है, इसको हम क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बोलते हैं। क्वासी मीन्स सिमिलर टू, तो कोर्ट के जैसा, तो कोर्ट के जैसी अथॉरिटी है। सिर्फ फर्क ये होता है कि जो ट्रिब्यूनल होता है वो किसी कानून के अंतर्गत बनाया गया होता है। जैसे कंपनी लॉ में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, तो एनसीएलटी। आप इनकम टैक्स में देखोगे, इनकम टैक्स में आईटीएटी है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ये ट्रिब्यूनल का मेन मकसद होता है कि कोर्ट में जाके इतने लंबे प्रोसेस से जाने के बदले ट्रिब्यूनल में चले जाओ। ट्रिब्यूनल में सिर्फ वो लिमिटेड केसेस ही आती है, जैसे एनसीएलटी है तो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड केसेस वहां दिखेगी आपको। तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा केसेस नहीं है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाते हैं, और सब सिमिलर केसेस रहते हैं, एक प्रकार की चीजें रहेगी, सिर्फ कंपनी से रिलेटेड चीजें रहेगी, तो डिसीजन मेकिंग जल्दी होती है और खर्चा भी कम लगता है। तो एनसीएलटी एक प्रकार से कोर्ट जैसा ही होता है, तो आप कोर्ट भी मान सकते हो उसको। इसके बाद अगर आप इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील पे जा सकते हो, एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके पास जा सकते हो। अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोर्ट्स बनाए गए हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी कमेंट चलते रहते हैं आजकल। हाँ हर्ष है।
विसल ब्लोइंग का मतलब है चुगली करना। हाँ, चुगली करना ही चाहिए। तो ऐसा है, तो एनसीएलटी और एनसीएलएटी का निर्माण किया गया है यहाँ, ताकि स्पीडी सेटलमेंट हो जाए। जो तारीख पे तारीख होती है, बहुत टाइम जाता है, खर्चा लगता है, जैसे वकील वगैरह का भी खर्चा लगता है, तो एनसीएलटी थोड़ा आसान प्रोसेस से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर देता है। तो हर लॉ में आपको ट्रिब्यूनल दिखेंगे, लगभग हर कानून में ट्रिब्यूनल का प्रावधान होता है। जैसे अगर डेट रिकवरी है, पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे, तो उसका एक डीआरटी है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, तो ऐसा रहता है। लेबर ट्रिब्यूनल होते हैं, ऐसे अलग अलग केसेस के लिए ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जाता है। तो उससे बेहतर ये हो जाता है कि हर जगह उतनी लिमिटेड केसेस ही आएगी। कंपनी लॉ की केसेस एनसीएलटी में आएगी, किसी के जमीन जायदाद की दिक्कत है वो एनसीएलटी में नहीं आएगी। तो लिमिटेड केसेस होंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। फिर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है फॉर वायोलेशंस एंड मिसमैनेजमेंट। पहले के कानून में ऐसा होता था, अच्छा फ्रॉड किए क्या, ठीक है 10,000 रुपए पे कर दो, फ्रॉड किए क्या 50,000 पे कर दो, कम पेनल्टी होती थी। लेकिन अब न्यू कंपनीज एक्ट में एकदम स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, एकदम करोड़ों में पेनल्टी है। तो कुछ भी किया तो 10 करोड़ पेनल्टी, तो करोड़ों में दिखेगी आपको। तो आपको बहुत सारी ऐसे स्ट्रिक्ट पेनल्टीज दिखेगी, इनफैक्ट ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बना लिए थे इन्होंने जब ये कानून बनाए, एकदम अति स्ट्रिक्ट हो गया। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाए थे, इतना स्ट्रिक्ट कि लोगों ने कंपनी बनाना ही छोड़ दिए। तो ये एक्चुअल में हुआ था। तो 2013 में जब इन्होंने कंपनीज एक्ट लाया तो लोगों ने कंपनी बनाना ही छोड़ दिया था। फिर इनको लगा यार ये तो गलत हो गया, इसीलिए फिर इन्होंने कंपनीज एक्ट को लीनियंट करने के लिए एक अमेंडमेंट लेके आए 2015 में। तो 2015 में ही बहुत सारे लीनियंसी लाए। अभी रिसेंटली 2020 और 21 में भी बहुत सारे प्रावधान को और आसान किया गया है। बहुत सारे जगह जेल होती थी, अगर ये कर दिया तो सीधा सीधा जेल हो जाएगी, वो जेल के प्रावधान हटाए गए। तो जेल वगैरह के प्रावधान बहुत सारी जगह से इम्प्रिजनमेंट को हटा दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था और लोग डरते थे फिर कंपनी का काम करने को, कंपनी बनाने को। तो इसीलिए थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, उसके लिए इनको और इजी किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे पनिशमेंट को और अभी लीनियंट किया गया। पहले बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, जब 2013 में एक्ट बना था, धीरे धीरे इसमें लीनियंसी ला रहे हैं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रिक्ट होने से भी दिक्कत होती है। लोग फिर वो करना ही नहीं चाहते, वो प्रोसीजर ही फॉलो नहीं करना चाहते, वो पर्टिकुलर कंपनी नहीं बनाना चाहेंगे, तो इस प्रकार से दिक्कत आती है। तो इसीलिए फिर इसको और आसान किया गया। अब इसमें है क्या, तो कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं गिनती के, पढ़ेंगे अपन, 29 चैप्टर्स हैं और 7 शेड्यूल्स में इसको आगे बताया गया। आगे शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं ये देखेंगे। तो सेक्शंस तो आपको पता ही है, कल की क्लास में बताया था मैंने आपको। चैप्टर्स भी पता है, चैप्टर्स भी मैंने बताया था। चैप्टर मीन्स, अरे चैप्टर कुछ लोग होते हैं, नहीं वो नहीं, वो चैप्टर थे, ये चैप्टर, चैप्टर अलग होते हैं, ये चैप्टर है। तो चैप्टर्स, ये एक प्रकार के जो सेक्शंस है वो एक साथ रखे जाते हैं, इसको हम बोलते हैं चैप्टर्स। जैसे कल मैंने एक कानून एक्ट भी दिखाया था आपको, तो वो एक्ट में आपने देखा होगा कि चैप्टर्स जो है वो एक एक पर्टिकुलर चीज, जैसे प्रिलिमिनरी एक चैप्टर था, फिर फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन वो अलग चैप्टर था, प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज अलग चैप्टर है। तो ये सब एक प्रकार के सेक्शंस को एक चैप्टर में रखा जाता है। फिर शेड्यूल्स, शेड्यूल्स में फॉर्मेट वगैरह होते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे शेड्यूल 1 आपको पता है, जिसमें एमओए एओए के फॉर्मेट है। तो शेड्यूल 1 में टेबल दिए हैं, टेबल ए बी सी डी ई, जो एमओए के फॉर्मेट है। फिर एफ जी एच आई जे जो एओए के फॉर्मेट है। तो ऐसे ही शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 2 डिप्रिसिएशन के बारे में बताता है कि कौन से एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी होगी, उस हिसाब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। फिर शेड्यूल 3 ये फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है, P&L है। शेड्यूल 3 के हिसाब से आप अकाउंट्स में अकाउंटिंग करोगे। तो ये शेड्यूल्स में फॉर्मेट बताए गए हैं कुछ, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा एक्ट के साथ साथ यहाँ रूल्स भी बहुत सारे पढ़ना पड़ता है। ये एक रूल बेस्ड एक्ट माना जाता है। रूल बेस्ड एक्ट का मतलब है इसमें आपको रूल पढ़े बिना कानून नहीं समझेगा। जैसे एक्ट में लिखा होगा कंपनी बनाना है, कंपनी बनाने की थोड़ी बहुत डिटेल बता देंगे, लेकिन कौन सा फॉर्म फाइल करना है, कितने रुपए लगेंगे, कितने दिन के अंदर करना है, ये चीजें आपको एक्ट में नहीं लिखी रहेगी, ये रूल्स में लिखी है। क्योंकि कल चलकर रूल बदलना आसान होता है। रूल बदलना है तो सरकार रूल्स को बना सकती है, लेकिन एक्ट बदलना है तो पार्लियामेंट में फिर से पास करना पड़ेगा। तो एक्ट बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए रूल बेस्ड एक्ट है। इसमें फॉर्म है, जैसे कंपनी बनाना है तो फॉर्म कौन सा लगेगा, तो ये फॉर्म यहां नहीं लिखा है, फॉर्म लिखा है रूल्स में। रूल्स में बता दिया स्पाइस प्लस पार्ट ए में आपको नाम रिजर्व करना है, पार्ट बी में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की डिटेल डालना है,
फिर 20 दिन तक नाम रिजर्व होगा, ये सब रूल्स में लिखा है, एक्ट में नहीं लिखा है। तो कई चीजें ऐसी होगी जो रूल्स में बताई गई हैं। तो आपको रूल्स अगर बदलना है, कल चलकर हमको स्पाइस प्लस को चेंज करना है, कोई नया फॉर्म लाना है, तो इट विल बी इजियर, क्योंकि सरकार डायरेक्टली वो फॉर्म चेंज कर सकती है। बट कानून बदलने बोला जाए तो कानून बदलने के लिए आपको पूरी प्रोसेस से जाना पड़ेगा, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में अमेंडमेंट का बिल लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी, उसके बाद फिर कानून बनेगा। और अगर संसद सत्र में नहीं है, संसद का सत्र होता है, तो सत्र यानी जब कानून तभी बनते हैं जब संसद काम कर रही है, तो पार्लियामेंट सेशन है, पार्लियामेंट का सेशन हो ये जरूरी नहीं होता। जैसे नागपुर में आपने देखे होंगे ना, कुछ टाइम पहले असेंबली आई थी, अभी पिछले महीने, पिछला महीना भी नहीं, 10 दिन पहले की बात है। तो असेंबली आती है तो लोग मोर्चा लेके निकलते हैं बहुत सारे। वो क्यों करते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में जो कानून बनाना है, तो नागपुर में जब असेंबली है तो नागपुर में वो कानून बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए लोग वो बोर्ड लेके निकलते हैं, हमको ये मांगे हैं, हमारे लिए ऐसा कानून चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, ये सब के जो रैली निकलती है। तो ये जब उनका सत्र है तभी कानून बन सकते हैं। तो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, जब सेशन नहीं है तब कानून नहीं बन सकता। तो पार्लियामेंट्री सेशन में कानून को पास करना पड़ता है, तब जाके ही वो एक्ट बनेगा। अगर आपको अर्जेंट में कानून बनाना है तो अलग प्रकार से बना सकते हैं, कभी कभी होता है, उसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो ऑर्डिनेंस मीन्स जब अर्जेंट में हमको कानून बनाना है और पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, तो पार्लियामेंट अब 2 महीने की छुट्टी में 2 महीने बाद उसका सेशन फिर से चालू होगा, तो तब तक के कानून बनेंगे ही नहीं क्या? तो वैसे तो नहीं बनते, लेकिन अर्जेंट है तो फिर सरकार इसको डायरेक्ट बना सकती है बाय टेकिंग द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की साइन लेके डायरेक्ट इसका कानून एक्ट बनाए, लेकिन एक्ट नहीं बोलते इसको हम, क्योंकि हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में अभी तक पास नहीं हुआ, इसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। बाद में जब संसद का सत्र चालू होगा तो इसको पास करवाना पड़ता है, कुछ टाइम बाद ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाता है, बट पहले इसको हम सिर्फ ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, सो ये सिमिलर टर्म्स है, ऑर्डिनेंस, एक्ट। अब शायद आपको इनकी वैसे जरूरत ना पड़े, क्योंकि पहले अदर लॉज में कुछ टॉपिक में ऑर्डिनेंस के बारे में चर्चा होती थी, अब आपको शायद उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी ये भी है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे ऊपर की अथॉरिटी है एमसीए। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इसको चलाती है। इसमें एक सेक्रेटरीट है और इसका कारोबार, क्योंकि ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का कारोबार दिया जाता है एक नेता को। तो यहाँ पे जो नेता को अपॉइंट किया गया है, निर्मला सीतारमण जी है, सीतारमण जी, तो इनको अपॉइंट किया गया है और ये इस मिनिस्ट्री को चला रही हैं, डुबा नहीं रहे, चला रहे हैं, डूब भी रही है वैसे। तो इसका काम भी उनके ही पास है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इनके हाथ में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इनकम टैक्स वगैरह जीएसटी है वो भी इनके हाथ में है। तो वो दोनों मिनिस्ट्री में यही है आंटी जी। ठीक है, बीच में बीमार हुए थे तो एकदम से मार्केट बढ़ गया था, शेयर मार्केट बढ़ गया एकदम। ये हुआ था एक्चुअल, अभी की बात है, तो अभी हफ्ते भर पहले की बात है, बीमार हुए, एडमिट हुए, धाड़ से शेयर मार्केट ऊपर। कुछ भी होता है। खैर, हाँ, तो ये एमसीए है सबसे ऊपर की अथॉरिटी। तो जब भी वर्ड लिखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन करना है, तो दैट मीन्स एमसीए के पास। हम नरेंद्र मोदी के पास नहीं जाते, इनके पास जाते हैं, एमसीए के पास। इसके बाद की जो अथॉरिटी होती है, इसको हम नाम देते हैं रीजनल डायरेक्टर्स, आरडी। रीजनल डायरेक्टर ये रीजन के हिसाब से अपॉइंट किए गए हैं। तो नॉर्थ रीजन अलग हो गया, सदर्न रीजन अलग हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न अलग हो गया, इस प्रकार से रीजनल डायरेक्टर्स भी अपॉइंटेड हैं। और इनके नीचे आते हैं आरओसी। आरओसी, हर स्टेट में एक आरओसी होता है। तो जितने भी स्टेट है, हर स्टेट में एक आरओसी दिखेगा आपको। सिर्फ महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 2 आरओसी है, क्योंकि बड़े स्टेट है, ज्यादा कंपनीज है, तो इसलिए यहाँ 2 आरओसी है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के 2 ऑफिस है, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में है, वैसे ही तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बटूर में है। बाकी हर जगह एक स्टेट एक आरओसी। जिस स्टेट में कंपनी बनेगी उस स्टेट के आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रार ये एक ऑफिस होता है, और जो व्यक्ति होता है उसका नाम भी रजिस्ट्रार होता है, बट ये अकेला नहीं होता, इसके अंडर और भी लोग रहेंगे, काम करने वाले और भी लोग रहेंगे। तो रजिस्ट्रार, फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये लोग होंगे। इसके बाद एम्प्लॉयज होंगे, फिर बाबू बाबू होंगे। जैसे क्लरिकल काम है तो क्लरिकल काम के लिए बाबू रहेंगे, तो बाबू ये ने वो नहीं, पहले बाबू ने थाना था, वो अलग होता है, थाना थाने वाला बाबू। तो यहाँ पे बाबू ये ने सरकारी ऑफिसर को हम बाबू बोलते हैं। तो यहाँ सरकारी ऑफिसर्स रहेंगे, क्लर्क्स रहेंगे, अकाउंटेंट्स रहेंगे,
तो ये सब लोग काम करेंगे। एक प्यून रहेगा, जैसे चाय बनाना है, अब रजिस्ट्रार खुद जाके चाय बना के पिएगा वैसा तो होगा नहीं, झाड़ू लगाना है तो कोई ना कोई व्यक्ति तो रहेंगे। तो ये ऑफिस है, वहां पे और भी एम्प्लॉइज होते हैं, रजिस्ट्रार इज द मेन पर्सन, बट इसके अंदर और भी एम्प्लॉइज कवर होते हैं। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो इसके बारे में वैसे जनरल कुछ वर्ड्स कुछ दिया हुआ है आपके बुक में, चैप्टर नंबर 2 में आप आखिर में देखोगे तो आपको दिखेगा उसमें कि ये कैसे क्या गवर्नेंस कैसे काम करता है, तो ये दिया हुआ है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट इन इंडिया। भारत में कंपनीज एक्ट ये बहुत ही पहले के जमाने से चला आ रहा है, तो जब आप भी नहीं थे मैं भी नहीं था तब भी कंपनीज एक्ट तो हुआ करता था। हाँ, सो कंपनीज एक्ट कब से आ रहा है? 1850 में भी कंपनीज एक्ट था, तो बहुत ही पहले। 1857 में नया आया, 66, 1882, 1913, इसके पहले के कंपनीज एक्ट ये सब अब कोई काम के नहीं है। इसके बाद के भी कंपनीज एक्ट वैसे तो खत्म हो चुके हैं, बट इनका जिक्र आता है आपको कई जगह, कई जगह पे वर्ड लिखे होंगे कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो प्रीवियस कंपनी लॉ में ये सब आ गए। अगर कोई कंपनी यहां भी रजिस्टर की गई होगी कंपनीज एक्ट में तो वो हमारे लिए कंपनी है। ठीक है, तो प्रीवियस कंपनी लॉ में ये सब 1956 के पहले के भी जितने कंपनी लॉ है वो सब कवर होते हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट ये 2013 में जो नया कानून बना ये पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, एंड इसमें प्रेसिडेंट की एसेंट मिल गई थी 29 अगस्त 2013 को। इसमें एक सेक्शन 30 तारीख से अप्लाई किया गया, सिर्फ एक सेक्शन लगाया गया था, सेक्शन 1, इसको चालू कर दिया था। तो ये थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई हुआ। कंपनीज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसको एक साथ पूरा अप्लाई नहीं किया गया, थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई किया गया, क्योंकि कंपनीज एक्ट जो था ये हर चीज एक साथ अप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। पहले कंपनीज एक्ट का फर्स्ट सेक्शन लगाए, फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े सेक्शन लगाए, 94 सेक्शंस बाद में लगे, उसके बाद बहुत सारे सेक्शंस और बाद में लगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों का निर्माण करना था। जैसा मैंने आपको बताया कि एनसीएलटी यहां बनाया जाएगा, तो 2013 में कानून बन गया, तुरंत थोड़ी एनसीएलटी बनेगा, तो एनसीएलटी का निर्माण बाद में हुआ, तो कानून अप्लाई हो गया, चालू हो गया, लेकिन एनसीएलटी वाले प्रोविजन रोक दिए गए थे। तब तक के दोनों एक्ट साथ में चल रहे थे। 1956 के एक्ट में जो बताया था कि एनसीएलटी नहीं है तो उस टाइम कोर्ट में जाती थी चीजें, तो वो प्रोसेस भी चलती थी, बट वो प्रोसेस को खत्म करके एनसीएलटी का जब निर्माण हुआ तो 2016-17 के बाद से ये चीज चेंज हुई। वैसे ही अभी रिसेंटली एक और नया सेक्शन लगा, एनएफआरए, एक एनएफआरए होता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो ये एनएफआरए का एक सेक्शन अभी अभी रिसेंटली लगा है। फिर सीएसआर में रिसेंटली काफी चेंजेस हुए हैं कोविड के चलते, तो 2020, 21, 22 तीनों साल चेंजेस हुए हैं उसमें, तो ये सब अपने को देखना है। तो आपकी बुक में सब चीज दी है, फुल्ली अमेंडेड है, तो वो अपन एक एक करके वैसे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है कंपनीज एक्ट ये वैसे अप्लाई तो हुआ 2013 से, लेकिन पूरे सेक्शंस एक साथ नहीं लगे, इसमें सिर्फ एक सेक्शन अप्लाई किया गया, सेक्शन नंबर 1, ये 30 अगस्त से अप्लाई कर दिया, और बाकी के 98 सेक्शंस फिर अप्लाई हुए 12 सितंबर से, और 28 मार्च के बाद फिर पूरा का पूरा एक्ट अप्लाई किया गया। इसके बाद इसमें काफी चेंजेस भी हुए हैं। वैसे अमेंडमेंट के बारे में हम यहाँ अभी चर्चा नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो काफी अमेंडमेंट्स हुए। 2015 में हुआ है, 2017 में हुआ है, 19 में, फिर अभी 20, 21, 22 में भी काफी सारे चेंजेस हुए हैं, वो सब अपने को एक एक करके देखना है। ये पिछले साल पढ़ा था वही है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। फाउंडेशन में आपने शुरुआत यहाँ से किए थे, फाउंडेशन में भी ये चीजें बताया था मैंने, बट इतना डीप में नहीं गए थे हम, सिर्फ ऊपर ऊपर बताया था। अभी हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे चीजें, तो अभी हमको पूरी चीजें समझना है। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, सेक्शन 1, कोई भी कानून का सेक्शन 1 बताता है ये एक्ट कहां कहां अप्लाई होगा, किस किस को अप्लाई होगा, तो ये चीज बताता है, तो वो इंट्रोडक्शन होता है। तो सेक्शन 1 हमेशा ही इंट्रोडक्शन की बात करेगा, दैट मीन्स ये एक्ट क्या है, कहां लग रहा है, किसको लग रहा है, ये सब चीजें इसमें बताई होती है। जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा होगा सब सेक्शन 1 में, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013। 1956 तो गया, देखो मैं सेक्शन आपको, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज ही है एक्चुअली आगे जो दी है, बट अगर मैं आपको ये बताऊं तो एक्ट में भी बिल्कुल वैसे ही दिखेगा आपको, सेक्शन नंबर 1
इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अब सेक्शन 1 में तो आपको कोई ऐसा ये नहीं है कि रूल्स वगैरह साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ एप्लीकेबिलिटी इंट्रोडक्शन है। देखो, तो सेक्शन 1 में क्या बताया है? सेक्शन 1 बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो ये सबसे पहले खुद के बारे में बताएगा। जैसे आप खुद का इंट्रोडक्शन देते हो तो क्या करोगे? पहले अपना नाम बताओगे। एक्ट भी वही कर रहा है, मेरा नाम क्या है ये बताएगा। तो एक्ट में सबसेक्शन 1 देखो क्या लिखा है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013। मेरा नाम कंपनीज एक्ट 2013 है। फिर आप कहाँ रहते हैं वो बताते हो, तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर ये कब से चालू होगा वो लिखा है कि इट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट, जो भी डेट बताई जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया कि 29 और 30 अगस्त ये डेट से चालू हुआ था। तो ये जो ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश होता है वहां से चालू होता है। फिर सबसेक्शन 4, ये किस किस को अप्लाई होता है? तो यही सब सेम चीजें आपको यहाँ पे दी हुई है, जब अपन अपने बुक में पढ़ रहे हैं ये सेम चीजें हैं। इट अप्लाइज टू सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 डायरेक्टली बताया, क्योंकि ये सबसेक्शन 1 का कोई महत्व नहीं है, पता है आपको, तो वो नहीं दिया आपको। 2 दिया है कि पूरे भारतवर्ष में लगेगा एक साथ, और किस किस को अप्लाई होगा तो ये बताया है। तो आपको वैसे याद तो हो गई, तो आप भूले तो नहीं होंगे कि भूल गए? भूल जाते क्या अपन? हो गया फाउंडेशन, हो गया, अभी छोड़ दो, भूल जाओ, तो नहीं। तो अभी रिजल्ट आने का है, वैसे पॉजिटिव ही आएगा, ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो मैं भी मानता हूँ, और जनरली देखा गया है जो लोग अर्ली बर्ड ज्वाइन करते हैं उनका पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है। तो तभी करेंगे ना अपन, नहीं तो हाँ कुछ लोग कर सकते हैं पहले भी, थोड़ा डाइसी है तो भी, बट कर लेना चाहिए। अगर डाइसी है तो भी आप अगर कर लेते हैं तो आपको इसका फायदा ही दिखेगा। तो बाकी ऐसा हो ही जाओगे पास तो, बट एक आध कभी कोई नहीं भी हुआ तो उसको रिफंड तो मिलता ही जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो खैर हो जाते हैं पास। कभी भी कोई डर लगे तो ध्यान रखना कि अगर शशांक शर्मा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। कल ही एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर आपकी वो लाइन के कारण पास हुआ, बोले मैं। तो हाँ, एक है राज राजेश्वर तिवारी करके था, तो वो भी साइंस बैकग्राउंड का था, तो बोले सर आप इंस्पिरेशन हो, बोले मेरे, आपने जैसा बोले थे बस वैसा करते गया मैं, तो मैं पास हो गया। ऐसे भी होते हैं कुछ बच्चे। तो सेकंड ग्रुप था उसका, फर्स्ट पहले निकल चुका था। नहीं, इंटर इंटर सीए बन गए वाले भी हैं। कल बहुत अच्छा रिजल्ट आया एक्चुअली, बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आए लोगों ने। तो लॉ में भी है 60s 70s तो बहुत लोगों के हैं। अब मैं निकालता नहीं, ऑफिस वाले निकालेंगे। बाकी पवन सर के पास रिकॉर्ड होता है पूरा, पवन सर के पास एक एक बच्चे के रिकॉर्ड होंगे कि किसको कौन से साल में कितने मार्क्स आए थे। और सिर्फ रिकॉर्ड नहीं होंगे, उनको याद भी होगा। हाँ एक्चुअल में वो जब आएगा ना स्टूडेंट, अरे तुमने इतना स्कोर किया था, पूरा याद रहेगा सर को। तो याद रहता है पवन सर को, मेरे को नहीं रहता, तो मैं उतना डीप में निकालता भी नहीं। मैसेजेस आते हैं बट मैं ज़्यादा उसको ये नहीं करता, इवेल्युएट रखता हूँ। क्या है ना, ज़्यादातर खुशी में लोग बहुत ज़्यादा बोल देते हैं कई बार, तो कई बार उनके मन में उतनी ज़्यादा रहती भी नहीं होगी रिस्पेक्ट, फिर भी बोलते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए नहीं, एक्चुअल है, ये एक्चुअल है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ये नहीं होता कि अरे इतना अच्छा बोला तो मैं बहुत हवा में उड़ गया। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा अफेक्ट नहीं करती ये चीज़ें। बहुत तारीफ करोगे तो भी अफेक्ट नहीं करेगी, और कोई बुराई करेगा तो भी अफेक्ट नहीं करती मेरे को, बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती मेरे को ये सब चीज़ें। हाँ अच्छा ज़रूर लगता है कि नहीं बच्चे याद रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप तारीफ करोगे तो मेरे लिए आपकी मेरे ज़िंदगी में आपकी एक अलग प्लेस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, कई लोगों के साथ होता है। तो कई लोगों को लगता है अरे ये अपने साथ है, अपने को हमेशा तारीफ ही करते रहता है, तो अच्छा लगता है कि वो उसको अपन अलग हर जगह बुलाओ वगैरह, ऐसा होता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हाँ मेरे लिए आपकी वैल्यू जरूर रहेगी, बट मैं एकदम बहुत ज्यादा, मैं एक स्थित प्रज्ञ इंसान टाइप हूँ। स्थित प्रज्ञ है जो खुशी में बहुत खुश नहीं होगा, दुख में बहुत दुखी नहीं होगा, ठंडी है तो बहुत ज्यादा ठंडी महसूस नहीं करेगा, स्वेटर जरूर पहनेगा लेकिन ये नहीं, एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एकदम ठंडी है तो घर के बाहर ही नहीं निकल रहे वाले रहते हैं, ऐसे भी लोग। फिर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस नहीं, एडजस्ट कर लेते अपन, वैसे टाइप का है। तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, गीता में ऐसा वर्ड है स्थित प्रज्ञ। तो जो हर जगह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, तो वो व्यक्ति बनना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो उसमें एक्चुअली पूछा था अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कि हे माधव मैंने क्या सीखना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, तो उसको समझाए कि चीजें हो रही है, मटेरियल थिंग्स है, हर चीज होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, अपने को अफेक्ट नहीं होने देना। जो चीज हो रही है बट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे उसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे एक कमल के फूल का एग्जाम्पल है, कमल के पत्ते का एग्जाम्पल है। पानी में जैसे कमल का पत्ता होता है, तो पानी जो है ये पूरे मटेरियल डिजायर है,
तो पूरे डिजायर से घिरा हुआ है, हर जगह कुछ ना कुछ उसको अफेक्ट करेगी, फीलिंग्स है, डिजायर्स हैं। लेकिन कमल के पत्ते पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ सकता। अगर आप कोई भी एक बूंद भी पानी की कमल के पत्ते पे डालते हो तो वो बह के बाहर आ जाती है, साइड आ जाती है, वो उसको पकड़ के नहीं रखता, वो छोड़ देता है, वो बह जाती है, साइड हो जाती है। तो इंसान का चरित्र भी वैसे ही होना चाहिए। हर चीज है उसके पास, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो जो भी चीज है वो है, उसको यूज करो। जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं, उनको यूज मत करो, लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। तो वही तो गलती है आजकल, जो चीज बनाई गई थी यूज करने के लिए उससे मोह होता है, और जो लोग हैं जिनसे मोह होना चाहिए उनको यूज किया जाता है। तो ये होता है आजकल, फिर बाद में फ्रेंड जोन भी हो जाते कई लोग। तो खैर, तो ये बहुत अच्छे उदाहरण है, उसमें उसमें ये उदाहरण दिया है कि आप मटेरियल थिंग से घिरे हुए हो लेकिन फिर भी अफेक्ट नहीं होने देना। आपको पता है अच्छा लगेगा बुरा लगेगा ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वही लेके बैठ गए अपन, वही चल रहा है पूरा लाइफ में, बाहर ही नहीं आ रहे वो चीज से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें सीखने वाली चीजें हैं। तो काफी चीजें मेरे को समझ में आई हैं ये चीजों से, मैंने भी काफी चीजें सीखा हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो हम लोग भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं, आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो वैसा देखे तो आप लोग भी हमारे टीचर हो जाते हैं, आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, ऐसा नहीं कि हम नहीं सीखते, बट बहुत सारी चीजें सीखते हैं बिना पैसे दिए। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे कर रहे थे इसीलिए। चलो ठीक है। हाँ, तो ये बुद्ध भगवान ने बताया, बुद्ध भगवान उनने बोले इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली एवरीथिंग एंड एवरीवन इज योर टीचर। तो हर कुछ, बुद्ध, बुद्ध भगवान है ना, गौतम बुद्ध, उन्होंने बोला है कि अगर आप ध्यान से देखते हो तो हर चीज और हर व्यक्ति आपका टीचर हो सकता है। तो एक व्यक्ति से आप कुछ भी सीख सकते हैं, कोई बुरा व्यक्ति है उससे भी सीख सकते हैं। बुद्ध भगवान ने ये भी बताया है कि जो बुरा व्यक्ति है उससे भी आप सीख सकते हैं। जैसे मैं कोई स्कूल में एक टीचर थी, उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो मैं उनसे भी सीख सकता हूं ऐसा नहीं पढ़ाना, तो ये भी सीखा जा सकता है। हाँ, पानी कितना भी गंदा हो, प्यास ना बुझाए पर आग जरूर बुझाता है, तो आग तो बुझाने काम आएगा ही। तो कहीं ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। तो खैर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, सेक्शन 1, नहीं अभी हर्ष नहीं है, अभी दूसरे सुजय हैं। चलो ठीक है, चल रहे हैं, रिप्लाई आते रहते वहां पे भी। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 1 सबसेक्शन 4, ये किस किस को अप्लाई होता है, तो इट अप्लाइज टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो आइडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, उनको ये अप्लाई होगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी को भी अप्लाई होता है। इंश्योरेंस कंपनी को अलग से इसीलिए लिखना पड़ा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कंपनीज एक्ट में या पुराने कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी का एक अलग एक्ट होता है, इंश्योरेंस एक्ट, उसमें ये लोग बनाए जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर इंश्योरेंस एक्ट। और इनको एक और रेगुलेट करने को कानून लगता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, IRDA। तो IRDA पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन तब नहीं होगा जब ये विपरीत जाए, इनकंसिस्टेंट हो जाए। इनकंसिस्टेंट यानी अपोजिट, अगर ये अपोजिट हो जाएगा इनके इंश्योरेंस एक्ट से या IRDA एक्ट से, फिर कंपनीज एक्ट आप फॉलो नहीं करोगे। तो कंपनीज एक्ट एक जनरल एक्ट है इनके लिए, और इंश्योरेंस एक्ट एक स्पेशल एक्ट है। तो जनरल एक्ट आप फॉलो करोगे जब तक के साथ साथ फॉलो किए जा सकते हैं, बट अगर इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी, दैट मीन्स इंश्योरेंस एक्ट कुछ और बोल रहा है और कंपनीज एक्ट कुछ और बोल रहा है, तो आप इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करोगे क्योंकि वो उनका स्पेशल एक्ट है, जनरल को भूल जाओगे। ये वैसा ही है जैसे आपका एक जनरल फ्रेंड है और एक स्पेशल फ्रेंड है। जनरल फ्रेंड आपको बोलता है चल भाई मूवी देखने चलते हैं, और स्पेशल फ्रेंड बोलती है चलो डिनर पे चलते हैं। अब अगर पॉसिबल है तो दोनों को फॉलो करो, आप पहले मूवी देख लो फिर डिनर पे चले जाओ। लेकिन पॉसिबल नहीं है, एक ही को फॉलो कर सकते, दोनों एक ही टाइम की बात कर रहे हैं 8 बजे। अब दोनों एक टाइम की बात कर रहे हैं तो आप किसको सुनोगे, स्पेशल को, जनरल को भूल जाओगे आप। सो वैसे यहां पे है कि अगर कहीं साथ चल सकते हैं तो साथ चलेंगे, पर जहां रास्ते बदलेंगे तो वहां ये भी बदल जाएंगे। तो गहरा है ना, तो चलो वहां तक साथ चलते हैं जहां तक रास्ते हैं, जहां रास्ते बदलेंगे वहां तुम भी बदल जाना। बदल जाना, बदलते हैं लोग, तो इंसान बदलते रहता है। तो ये भी लिखा हुआ है गीता में, द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज चेंज। सिर्फ चेंज परमानेंट है, बदलना स्वाभाविक बात है, बदलेगी चीजें। ठीक है,
तो इंश्योरेंस कंपनीज, इनको भी ये एक्ट अप्लाई होता है, बट नहीं लगेगा अगर इंश्योरेंस एक्ट के विपरीत जाएगा तो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि कंपनीज के अकाउंट्स कैसे बनेंगे शेड्यूल 3 में, कि ये P&L होना चाहिए या बैलेंस शीट होना चाहिए, ऐसा बनाना है। लेकिन इंश्योरेंस एक्ट अलग फॉर्मेट बताता है, तो फिर आपको कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करना है, फिर आप इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करोगे, क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट इज स्पेशल एक्ट फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, उसी प्रकार से बैंकिंग कंपनीज को भी ये एक्ट अप्लाई होता है, बट नहीं लगेगा इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। तो ये भी बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में निर्माण होता है बैंकिंग कंपनीज का। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में निर्माण की जाती है, इनको भी ये एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन नहीं लगेगा इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद द स्पेशल एक्ट। अदर कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, जैसे कि एलआईसी के ऊपर एक कानून है, एलआईसी का एक्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, उस एक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। तो एलआईसी को भी हमारा कानून अप्लाई होगा, लेकिन नहीं लगेगा अगर एलआईसी के कानून से विपरीत जाएगा तो। वैसे ही और कोई बॉडी कॉर्पोरेट जिसको गवर्नमेंट चाहे तो, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अप्लाई करवा सकती है, तो उनको भी अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि एफसीआई, एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इनको भी अप्लाई हो जाएगा। फिर ये पूरे भारतवर्ष में एक प्रकार से लागू होता है। ये किसको लागू नहीं होता? इट डज नॉट अप्लाई टू ट्रस्ट सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोई खास काम का नहीं है, बस बेसिक आपको कुछ जनरल नॉलेज के लिए बताया हुआ है, ऐसा है। सो यहां तक के ये बेसिक चीजें हुई। अब हम थोड़ा बात चालू करते हैं कंपनीज की मीटिंग की। पृष्ठ क्रमांक 11.1, इसमें आपको मीटिंग्स के बारे में कुछ दिखेगा थोड़ा बहुत। इसका हम यूनिट 1 देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था मीटिंग वाला जो टॉपिक है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ये चालू हो जाता है सेक्शन नंबर 88 से, बट हम 88 से नहीं देखेंगे, ये मैंने आपको बताया था, हम 96 से चालू करेंगे। तो सेक्शन 96 से 122 तक के हमको पढ़ना है, और 88 वगैरह अभी हम स्किप इसीलिए करेंगे क्योंकि 88 पढ़ने के पहले मेंबरशिप पढ़ना जरूरी है। 88 डील्स विद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो जब तक हम मेंबरशिप नहीं पढ़ेंगे तो 88, 89, 90 ये नहीं पढ़ सकते। रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स, तो ये सब है। सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो याद हो जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी हवा भी नहीं लगेगी आपको, तो आपको याद नहीं रहेंगे। जैसे फाउंडेशन में था ना, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो याद थे एकदम, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, चिन्नैया, रामैया, एकदम मुंह जबानी याद थे वो चीजें। कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एकदम रटे रहेंगे। जो काम के नहीं है वो कहीं याद भी नहीं रहेंगे आपको, जैसे ट्विडल वर्सेस एटकिंसन याद भी नहीं रहेगा। तो ऐसे जो केसेस थे जो काम के नहीं है वो पढ़े आपने, लेकिन आपको याद नहीं रहेंगी वो चीजें, तो वो मेरे ऊपर छोड़ देना आप, कौन सी चीज याद रखना है कौन सी नहीं, वो आपको याद हो जाएगा। घर पे रिवाइज जरूर करना पड़ेगा, बाकी अपन यहाँ पे भी रिवाइज करेंगे, प्रॉपर सीक्वेंस बना के हम चलेंगे। तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें पूरा कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होता है वो देख रहे हैं हम, कैसे मैनेज करते हैं। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स। तो जैसे मुझे कंपनी चलाना है, तो कंपनी चलाने के लिए मैं कंपनी का निर्माण तो कर लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं हूं खूब अमीर हूं, पैसे बहुत है मेरे पास, जेब से 10 रुपए निकालो तो 25-30 हजार रुपए तो ऐसे गिर जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, मैं और मेरे जैसे और मेरे फ्रेंड्स मिलके एक कंपनी का निर्माण कर दिया, और कंपनी का निर्माण करके इसका संचालन, इसको चलाने के लिए हमने लोगों को अपॉइंट कर दिया, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। इंडिविजुअली इनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं, और जब कलेक्टिवली हम बोलते हैं इसको बोर्ड बोलते हैं। बोर्ड का मतलब होता है इट इज अ कलेक्टिव एंटिटी। इस पे बहुत बकवास वाले जोक भी बोला होगा मैंने आपके क्लास में, कई बार जोक मारता हूं मैं, बहुत ही बकवास। जैसे बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है ये बोर्ड है, ये भी बोर्ड है, बहुत ही बकवास हो गया। एक बोर्ड है आपका बोर्ड ऑफ स्टडीज, जो आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम करता है, तो वो बोर्ड ऑफ स्टडीज है, क्योंकि वो स्टडीज से रिलेटेड पूरे रूल्स बनाता है। और हम भी बोर्ड ऑफ स्टडीज है, पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं हम, बोर्ड ऑफ स्टडीज। ये ऐसा जोक मारा हूंगा मैंने, बहुत ही बेकार। एक और इससे खतरनाक जोक मारा हूंगा, कुछ लोग बहुत ही बोरिंग होते हैं, इतना ऐसा हाथ हिलाओ तो मुंह से पानी निकलेगा, बोरिंग बोरिंग, हैंड पंप। हाँ ठीक है ठीक है। तो नहीं मारा था मैंने आपके क्लास में ऐसे जोक, कुछ बैच में होगा कुछ बैच में नहीं होगा, तो हो सकता है जून बैच में होगा, जुलाई में नहीं होगा, अप्रैल में होगा, अलग अलग होता है। तो मेरी हर बैच एक जैसी नहीं होती,
हर बैच में कोई इसमें जोक रहेंगे, कोई में नहीं रहेंगे, कोई में ज़्यादा रहेंगे, कोई में कम रहेंगे, तो ऐसा होता है। पार्शलिटी नहीं है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम कितना है। अभी आपके पास टाइम अच्छा है तो अपन ऐसा चलते रहेंगे धीरे धीरे, तो अभी टाइम है ना अपने पास, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तो टाइम ही टाइम है। तो कोई कोई टीचर्स इतने परफेक्ट होते हैं कि वो हर क्लास एकदम वैसी च रहेगी उनकी। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपने शर्मा सर, एकदम वैसी की वैसी क्लास है। आप जब यहाँ पे पढ़ोगे ना, आपको यहाँ पे सर जो जोक मारेंगे, वो जोक आप वीडियो में कोई पुरानी बैच में देखना, वहां पे वही जगह पे वही जोक मिलेगा आपको। तो इतना परफेक्शन है शर्मा सर में, नहीं एक्चुअल में देखना आप कभी पुराना कोई वीडियो देखना, आपकी क्लास में वो टॉपिक पे वो पॉइंट पे वो जोक आया है, और वही जोक वही टॉपिक पे वही पॉइंट पे पुरानी क्लासेस में भी आया होगा, आगे आने वाली क्लासेस में भी आते रहेगा। तो ये होता है, हाँ एक्चुअल में। तो ये परफेक्शन है। और सर का वो टोन भी वैसे ही रहेगी, सर जैसे जोक मार के कभी कभी ऐसे स्माइल करेंगे, हाँ रहता है। तो हाँ, जिम्मेवारी का एहसास ही नहीं, फिर बोलेंगे जिम्मेवारी का एहसास ही नहीं है, कैजुअल एटीट्यूड। तो वो सेम टॉन्ट भी आपको मिलेगा। तो जो टॉन्ट आपको आपकी क्लास में मिलेगा वो किसी और क्लास में भी मिला होगा। कुछ कुछ, हाँ कुछ कुछ टॉन्ट अलग भी होते हैं, कुछ कुछ टॉन्ट ऐसे भी होंगे जो कि स्पेसिफिकली आपके लिए होंगे। जैसे जैसे मेरे क्लास में मैं जब पढ़ता था तब मेरे भी साथ हुआ था ऐसा, मैं ऐसा बीच में बैठा था, 3 जन बैठते थे बेंच पे जैसे आप लोग बैठे हो, तो मैं बैठा था, बाजू में 2 फ्रेंड थे, मैंने काड़िया किया दोनों की तरफ और मैं पढ़ने पे ध्यान लगाने में लग गया। अब ये दोनों मेरे साथ काड़िया कर रहे हैं, इधर शर्मा सर पलटे और पलट के बोले, शर्मा के बाजू वाले दोनों क्लास के बाहर। तो क्लास के बाहर और उस टाइम करते थे सर ये, उस टाइम भगाते भी थे सर, तो मैं बच गया, बाजू वाले गए। तो ऐसा होता है, और ऐसे ही बोलते सर, शर्मा के बाजू वाले दोनों। अलग ही है सर का, एकदम क्लास है। खैर चलो। तो हाँ, तो ये लोग बना रहे हैं कंपनी को, इनको हम एक नाम देते हैं मेंबर्स, इनको ही हम शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं। और कंपनी एक अलग एंटिटी हो गई, सेपरेट एंटिटी, जो इसको चला रहे हैं इनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेटेड होती है। ज्यादातर जो डिसीजंस है ना वो ये लोग ले लेते हैं, इनमें भी बहुत सारे डिसीजंस इन लोग आपस में एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर, वो ले लेता है डे टू डे एक्टिविटीज। कुछ थोड़े बड़े डिसीजंस होंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए इन लोग मीटिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। इनकी जब मीटिंग होती है इसको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजंस होते हैं ये सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, इनको रेजोल्यूशन जो पास कराया जाता है इसको हम बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन होता है, दैट मींस बोर्ड का डिसीजन। रेजोल्यूशन, जब डिसीजन हो जाता है उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं एक्चुअली। अगर आप टेक्निकल वर्ड्स पे जाए तो रेजोल्यूशन तभी बोलना चाहिए जब डिसीजन ले चुके हो आपने, अगर डिसीजन होने का है तो उसको रेजोल्यूशन नहीं बोलना चाहिए। तो टेक्निकलिटीज पे जाओ तो वैसे हम पढ़ेंगे ये चीज में, जब तक डिसीजन नहीं हुआ तब तक उसको मोशन बोला जाता है, तो रेजोल्यूशन नहीं बोलना चाहिए। रेजोल्यूशन का मतलब है रिजॉल्व कर चुके हो आपने, जैसे आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया, रेजोल्यूशन यानी संकल्प कर चुके हो आपने कि मैं इस साल पहले दिन से पढ़ाई करूंगा, मैं इस साल 1 घंटे जिम जाऊंगा रोज। तो फिर संडे था तो आपने सोचे होंगे आज नहीं कल से जाऊंगा, संडे था ना 1 तारीख को, इस बार संडे को थोड़ी जाते हैं अपन, तो 1 तारीख को ऐसे भी कौन काम करता है, दूसरे तारीख से, फिर दूसरे तारीख आज तो मंडे है, आज तो नहीं जाना पड़ता कल से जाएंगे, तो होता है ऐसा। तो रेजोल्यूशन आपने ले चुका है, संकल्प ले चुके हो, वो रेजोल्यूशन है। ठीक है, जब तक संकल्प लिया नहीं गया तो रेजोल्यूशन नहीं बोलना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। भले बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन, बट अगर हम टेक्निकलिटीज पे जाएं तो रेजोल्यूशन तभी बनता है जब डिसीजन हो चुका है। ठीक है, फिर वैसे ही मेंबर्स के या शेयर होल्डर्स की मीटिंग को हम एक नाम देते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग 2 प्रकार की हो सकती है, एक कहलाती है एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक आम सभा, वार्षिक रहेगी, हर साल एक होगी वार्षिक आम सभा। और दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, जो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी है, बहुत ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना कुछ अलग है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एजीएम दोनों ही एक प्रकार की जनरल मीटिंग ही है। अब ये जो जनरल मीटिंग होती है, इसमें जो डिसीजंस होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जो कि मोर देन 50% लोग अगर हाँ बोल दें तो ये पास हो जाता है। और दूसरा जो होगा दैट विल बी दी स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन तब पास होता है जब 75% या उससे ज्यादा लोग हाँ बोल दें, तो ये मोर देन और इक्वल टू 75% लोगों की सहमति से पास होता है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 50% से ज्यादा, 50% है एग्जैक्ट तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ठीक है, 50 से ज्यादा होना चाहिए। बट स्पेशल रेजोल्यूशन 75% पे भी पास हो जाता है। जैसे 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 50 लोग अगर बोलेंगे तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं हुआ, 51 होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए। बट 100 में से 75 बोल देंगे तो स्पेशल पास हो जाएगा। यहां 75 से ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां मोर देन और इक्वल टू है, यहां सिर्फ मोर देन है, ठीक है। तो ये डिसीजंस लिए जाते हैं मीटिंग्स में। तो हम अभी इन मीटिंग्स की चर्चा करेंगे जिसमें हमको फिलहाल इस मीटिंग के ऊपर ज्यादा चर्चा करना है। और भी अलग अलग प्रकार की मीटिंग्स होती हैं, कंपनी की और भी मीटिंग्स होती है, क्रेडिटर्स मीटिंग होगी, डायरेक्टर्स मीटिंग में भी कमिटी मीटिंग होती है, तो ये सब अपन देखेंगे। शेयर होल्डर्स मीटिंग में क्लास मीटिंग भी हो सकती है, तो ये सब हम देखेंगे। बट अभी जो हमारी चर्चा रहेगी वो सीमित रहेगी इससे रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी हम पढ़ने वाले सेक्शन नंबर 96 से लेके आगे तक, ठीक है, इंक्लूडिंग ये अपन अभी पढ़ने वाले हैं। बोर्ड मीटिंग ये अभी तक के ओल्ड कोर्स में नहीं था, अभी जो इंटर का कोर्स है उसमें नहीं था, बट अब अगला जो नया कोर्स आएगा उसमें आपको बोर्ड मीटिंग के भी बारे में रहेगा, तो ये भी अपन देखेंगे। बट आने के बाद जब पता लग जाएगा कि ये कोर्स में आ चुका है, उसके बाद अपन ये भी देखेंगे, ठीक है। ये जो है ये अपने को अभी पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 96 से लेके सेक्शन नंबर 122 122, तो ये अपने को अभी देखना है, ठीक है। सो मीटिंग कैसी कैसी हो सकती है, एक बार ऊपर ऊपर बता देता हूं मैं, वैसे वक्त कम है बट एक बार देख लेते हैं। थोड़ा बहुत दिया है आपको यहाँ पे, मैं आपको ऊपर ऊपर एक बार बता देता हूँ, फिर लगे तो रीड अगली क्लास में कर लेंगे। जब हम कंपनी मीटिंग्स की बात करते हैं, हाँ 122, मीटिंग्स तीन प्रकार की हो सकती है वैसे। एक होती है बोर्ड मीटिंग, दूसरी होती है जनरल मीटिंग, और तीसरी होती है क्रेडिटर्स मीटिंग। बोर्ड मीटिंग ये किसकी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जनरल मीटिंग मेंबर्स की होती है, शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं बट मेंबर्स बोलना ज्यादा बेहतर है। वैसे आपने अभी तक मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बीच का डिफरेंस नहीं पढ़ा है, हम पढ़ेंगे मेंबरशिप वाले चैप्टर में, लेकिन मेंबर्स बोलना ज्यादा सही है, क्योंकि हर कंपनी की जनरल मीटिंग होगी एजीएम, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं भी है तो वहां शेयर होल्डर नहीं होगा बट देयर विल बी मेंबर। शेयर होल्डर और मेंबर में हल्का सा फर्क होता है। शेयर होल्डर जो शेयर होल्ड कर रहा है, इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड उसमें शेयर कैपिटल ही नहीं है तो देयर विल बी नो शेयर होल्डर, बट मेंबर तो वहां भी रहेंगे ही। तो मेंबर वो जिन लोगों ने कंपनी का निर्माण किया था, तो अगर कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं है तो शेयर होल्डर नहीं हो सकते, बट देयर विल बी मेंबर्स, तो इसीलिए मेंबर्स की मीटिंग बोलेंगे हम, ठीक है। तो वैसे शेयर होल्डर और मेंबर को इंटरचेंजेबली यूज करते थे अभी तक आप, लेकिन अब अपने को ये चेंज करना पड़ेगा, तो अपन देखेंगे आगे चल के। फिर क्रेडिटर्स मीटिंग तो क्रेडिटर्स की होगी। अब बोर्ड मीटिंग भी दो प्रकार की होती है, एक नॉर्मल बोर्ड मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और दूसरी होगी कमिटी मीटिंग।
तो कमिटी मीटिंग होती है। कमिटी मीटिंग मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कई बार कुछ कमिटीज होती हैं, जैसे रेम्यूनरेशन कमिटी। जब रेम्यूनरेशन से रिलेटेड बात करना है तो सिर्फ वो कमिटी मिलेगी, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं मिलेंगे। सीएसआर की एक कमिटी है तो सिर्फ सीएसआर से रिलेटेड जितने डायरेक्टर है वही मिलेंगे। जैसे आप हमारी कंपनी का एग्जांपल लो, अगर हमारी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, एक नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग है तो उसमें सब डायरेक्टर्स आएंगे। लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजिंग कमिटी है तो उसमें मैं नहीं रहूंगा, शर्मा सर नहीं रहेंगे, उसमें आपको दिखेंगे पवन सर है, नीरज सर है, एक राहुल सर है, तो ये लोग दिखेंगे। तो ये कमिटी मीटिंग हो गई। ये एडवर्टाइजिंग कमिटी बनाए थे हम लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, एक उसकी मीटिंग है, तो एक कमिटी मीटिंग कहलाती है। शेयर ट्रांसफर के लिए शेयर ट्रांसफर कमिटी बनाई थी, उसमें 4 डायरेक्टर है तो सिर्फ वो 4 डायरेक्टर की मीटिंग होगी। तो कमिटी मीटिंग्स भी हो सकती है। सीएसआर की कमिटी है तो सीएसआर के जितने लोग हैं उतने ही लोग मिलेंगे। तो ये 2 प्रकार की। जनरल मीटिंग अगेन 2 प्रकार की है, जैसा कि मैंने बताया था, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम। इसके अलावा एक और होती है जिसको हम बोलते हैं क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। जैसे हमको सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाना है तो हम उस वक्त क्लास मीटिंग बुला सकते हैं। तो ओनली दैट पर्टिकुलर क्लास विल बी कॉल्ड फॉर द मीटिंग। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग है, सिर्फ वो क्लास आएगा, बाकी लोग नहीं आएंगे। ठीक है, उसमें भी 2 प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होंगे, 12%, 13%। हमको सिर्फ 13% की मीटिंग बुलाना है तो सिर्फ वो वाले लोग आएंगे, तो ये क्लास मीटिंग कहलाती है। ठीक है, और क्रेडिटर्स मीटिंग ये बहुत कम केसेस में होती है, बहुत ही बड़े डिसीजन है तब क्रेडिटर्स मीटिंग होती है। ये भी 2 प्रकार की रहती है, एक रहती है डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स भी एक प्रकार के क्रेडिटर है, और दूसरी होती है ऑल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीटिंग आपके टॉपिक में पूरा नहीं है इस साल, कई चीजें आपको इस साल देखने मिलेगी भी, कई चीजें आपको फाइनल लेवल पे रहेगी, जो सेल्फ स्टडी वाला जो मॉड्यूल रहेगा उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो क्रेडिटर्स मीटिंग में 2 प्रकार की, एक डिबेंचर होल्डर्स, जब डिबेंचर होल्डर्स के कोई राइट चेंज करना है, उनसे रिलेटेड डिसीजन है, सिर्फ उतने लोग आएंगे। और ऑल क्रेडिटर्स, ऑल क्रेडिटर्स में हम क्या करते हैं तो सब क्रेडिटर्स को बुलाते हैं। ये बहुत बड़े डिसीजन जब हो रहे हैं तब इनको बुलाना पड़ता है। जैसे कंपनी का सीधा सीधा रजिस्टर्ड ऑफिस दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, हम अभी तक के महाराष्ट्र में बिजनेस करते थे मुंबई, अब हम यहां से बिहार जा रहे हैं, बिहार जाके बिजनेस करेंगे, तो यहाँ क्रेडिटर्स से पूछे बिना हम नहीं जा सकते हैं, यहाँ क्रेडिटर्स की भी मीटिंग होती है। तो ऐसे बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं, एक रिडक्शन ऑफ कैपिटल है, वहां क्रेडिटर की मीटिंग होगी, तो क्रेडिटर्स को वहां बुलाना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े डिसीजन है। यहाँ पूरा इवन कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि स्टेट ही चेंज हो गया। तो ऐसे केसेस में जब तक आप क्रेडिटर्स से नहीं सहमति लेते तब तक के आप नहीं जा सकते। तो ये बड़ी बड़े डिसीजंस में आपको हर क्रेडिटर को बुलाना पड़ता है। हमारा टॉपिक जो है अभी सीमित रहने वाला है सिर्फ जनरल मीटिंग्स तक, तो अपन अभी सिर्फ इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। यही चीजें आगे लिखी हुई है, अभी मैंने आपको समझा दिया, बट ये अपन पढ़ेंगे अभी, और इसके बाद एक मीटिंग कैसे होती है इसको हम पूरा डीप में समझने वाले हैं। ठीक है, चलो कोई डाउट? कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप, नहीं तो कंक्लूड करते हैं। चलो ठीक है, कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।